हेलो फ्रेंड, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, एयरफोर्स ऑफिशियल सॉल्व पेपर ऑफ फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप आपने देखा। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में टाइटल के अनुसार एयरफोर्स एक्स ग्रुप द्वारा दिए गए फिजिक्स के ऑफिशियल पेपर को फिजिक्स के सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप, ये फिजिक्स के सिलेबस हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। आपको पता होगा कि इसमें टोटल आपके हैं 20 चैप्टर। तो जिसमें से मैं केवल इसके ऑफिशियल सॉल्व्ड पेपर को ही कुछ सॉल्व करने का, इस वीडियो में मैं केवल 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो देन आप कमेंट करिए फॉर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। तो अब समय देर न करते हुए हम अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आंसर आपको दिया गया, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि फ़िज़िक्स का ऑफिशियल सॉल्व पेपर का जो है, ये एयरफोर्स ऑफिशियली वेबसाइट पर दिया, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है जो एयरफोर्स एक्ट ग्रुप में सैम्पल पेपर के थ्रू दिया गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ एक्सीलरेशन ए। If its velocity get double, then the ratio of acceleration after and before the change of velocity। इस क्वेश्चन में सीधा से कह दे रहा है, ये आपका बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका एक्सीलरेशन ए है। इफ यदि इसका वेलोसिटी डबल्ड कर दिया जाए, यदि इसकी वेलोसिटी हम 2 टाइम्स कर दें, तो ये इसके एक्सीलरेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वेलोसिटी डबल करने के बाद। जैसा कि बॉडी आपका कहाँ कर रहा है, इस सर्कुलर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना, इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो हम सर्कुलर पाथ के लिए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बॉडी अगर कोई सर्कुलर पाथ, तो इसका एक्सीलरेशन सेंटर की टूवर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फार्मूला आप होता है, आपको याद होगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। जहाँ पर वी स्क्वायर बाई आर है, तो आपको कह रहा है कि वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगा। वेलोसिटी 2 टाइम्स अगर कर दिया जाए तो एक्सीलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी की जगह यदि हम 2 टाइम करेंगे तो 2 टाइम भी करेंगे, तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स। मतलब इसमें कितने का परिवर्तन हो जाएगा। पहली वाली वेलोसिटी, इसमें क्या कर रहा है, किसका रेशियो निकालना है, वेलो एक्सीलरेशन आफ्टर एंड बिफोर, वेलोसिटी करने के बाद इसके एक्सेलरेशन में कितना परिवर्तन होगा, और वेलोसिटी के पहले इसका एक्सेलरेशन का रेशियो हम 1 ले लेंगे, और उसके वेलोसिटी 2 टाइम करने के बाद इसका एक्सेलरेशन 4 टाइम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एक राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी को ही हम राइट आंसर करेंगे। और नंबर, तो आप समझ सकते हैं एक्सीलरेशन, ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का यदि आपको फार्मूला पता है आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। नहीं तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन अ सैटेलाइट इज अ सिचुएशन ऑफ। यदि कोई एस्ट्रोनॉट्स है, वो सैटेलाइट में मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो किसका सिचुएशन हो सकता है। ये आपको इस ऑप्शन में दिए गए हैं। जीरो वेलोसिटी आप ले सकते हैं, जीरो मास, नो ग्रेविटी, फ्री फॉल, इनमें से कौन होगा। जीरो वेलोसिटी एस्ट्रोनॉट, ये आपका सैटेलाइट तो जीरो वेलोसिटी कभी मूव ही नहीं करेगा, ये तो कैंसिल पक्का। और ये देखिए नो ग्रेविटी, ग्रेविटी अब यूनिवर्सल जानते हैं कि दो बॉडी के बीच में, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लाया कि दो बॉडी के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एंड जीरो मास, जैसे फ्री फॉल, यहाँ पर फ्री, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम राइट इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसा कि यदि कोई बॉडी लिफ्ट के द्वारा नीचे आ रहा है तो उस पर रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है, उसका वेट घटने लगता है। वैसा ही केस यहाँ पर है, वेटलेसनेस। तो यहाँ पे सैटेलाइट के जो बॉडी हैं उसके द्वारा एस्ट्रोनॉट पर कोई नेट फोर्स इफेक्ट ही नहीं काम करेगा, इसका ये सेम सिचुएशन होगा एज ए फ्री फॉल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो अब जैसा आप अब देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसे हम पढ़ेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि
किस, ये ऑप्शन नंबर आपको दिए हैं, इसमें 4 मेटल हैं जिसमें कह रहा है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो किसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस किसका कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर? सीधी बात, तो पहला कॉपर है, टंगस्टन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। ठीक, तो जहाँ पर कॉपर मेटल, ये सब तो मेटल हैं, जहाँ पर जर्मेनियम आप देख रहे हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, कॉपर सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सब यहाँ पर सीधा सिलिकॉन जर्मेनियम, टीन, जिसे ये आपके क्या है, सेमी कंडक्टर हैं, सेमी सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर है प्लस इसे अभी आप जर्मेनियम पे ट्रिक मार सकते हैं इस तरह, या आपको एक फार्मूला पता होगा जो है आर टी, मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये आर जीरो है, 1 + अल्फ़ा टी, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, अल्फ़ा आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, जो कि सेमी कंडक्टर के लिए निगेटिव होता है, सेमी कंडक्टर के लिए निगेटिव होता है। यदि आप टी बढ़ाएंगे तो ये अल्फ़ा निगेटिव, तो 1 - हो जाएगा, 1 - अल्फ़ा टी। तो यहाँ पर टी बढ़ाने पर इसका आर जीरो का वैल्यू घट रहा है, तो इससे सीधी बात हम कर सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम मेटल डिक्रीजेज। तो यहाँ पर जर्मेनियम आपका राइट आंसर है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसा कि चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप पूछ रहा है एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। जैसे एंगल, पहले हम समझते हैं एंगल ऑफ डिप क्या है। एंगल ऑफ डिप को हम मैग्नेटिक ऑफ डिप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले इसे समझिए, मैग्नेटिक ऑफ डिप होता क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है। जैसे ये क्या होता है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप एग्जांपल में ले लिए, ये हमारा अर्थ है, ये अप्रॉक्स अर्थ है, और ये हमारा क्या है, ये इसे वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसे ये जैसे हमारा नॉर्थ, ये साउथ पोल हो गया। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये जैसे फील्ड बना रहा है अपना समथिंग, ये ऐसे ऐसे फील्ड बना रहा है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इससे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो वही उसी को कहते हैं, वो जो डिग्री एंगल बनाती है एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है अर्थ का, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से जो बनाती है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिप, या डिप एट मैग्नेटिक पोल, जो 90 डिग्री होता है। सी, तो आपका आंसर सी होगा। तो सी हम 90 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा द एंगल ऑफ डिप ऑफ द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या है आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, अ चार्ज मूव्स इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular to magnetic field upon which of the following the time period of revolution does not depend। मतलब टाइम पीरियड, एक चार्ज है आपका, मूव्स इन ए चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के आपके परपेंडिकुलर है, अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम, उसका जो टाइम पीरियड आप समझते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इस पे किस पे नहीं डिपेंड करेगा। तो आपको पता है द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड टी इज गिवन बाई टी इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्यू इंटू बी। जहाँ पे देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ द चार्ज, एम तो मास ऑफ द पार्टिकल, सी इस पे तो डिपेंडेंट हो, तो इसमें हमें क्वेश्चन बताना है जिस पे नहीं डिपेंड, डज नॉट डिपेंड है ना। तो देखिए मास पे तो डिपेंड कर गया, क्यू है नीचे, क्यू है इस पर भी डिपेंड कर गया, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर भी डिपेंड कर गया। तो ऑप्शन नंबर डी हम देख रहे हैं, जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो भी पर इनडिपेंडेंट है, तो डी डी इज़ द राइट आंसर। तब हम कहेंगे डी इज़ द राइट आंसर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इस पे जो चार्ज ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी पर वो डिपेंड ही नहीं करेगा, सीधी बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जा रहे हैं।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपको भले से बहुत पता होगा या सिंपल है। तो इस क्वेश्चन की ओर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज जेड एंड एटॉमिक मास इज एम। एटॉमिक मास इज एम, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज जेड। एटॉमिक नंबर आपका जेड दे दिया है एंड एटॉमिक मास इज एम, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए पहले एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास में ही हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तभी ना न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है किसी मेटल का, जिसे एलिमेंट का, जिसे दे दिया क्या, एटॉमिक मास एम है। एटॉमिक मास एम है तो मतलब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसे आप देख लीजिए, रुक जाइए। तो क्या एटॉमिक मास आपको पता है, एटॉमिक मास इसमें कर दिया एम। एम किसका है, एम इसका मास किसका किसका होगा, न्यूट्रॉन का मास होगा, न्यूट्रॉन होगा प्लस प्रोटॉन होगा। तो फिर इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसा कि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ बराबर होगा आप इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही है एकदम। तो जिसमें मास दिया है एम, तो हम एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड। जेड प्लस जेड क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, मतलब ये किसका एटॉमिक मास में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं, तो उसी नंबर बराबर होगा। एंड यहाँ पर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस दोनों के सम के बराबर होगा। तो एम, तो फिर इसमें हमें बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एम माइनस जेड। एम माइनस जेड, ए आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम जा रहे हैं। तो क्या है हमारा 7 आपका क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम अ रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड। मतलब हमें डीसी करंट लेना है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें से डीसी आउटपुट स्मूथ लेना है, तो मतलब इसमें क्या चाहेगा, एसी। एसी सर्किट मतलब होता है हमारा ऐसे ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हमें डीसी करंट चाहिए। डीसी करंट मतलब डीसी करंट चाहिए, मतलब स्ट्रेट पाथ एक लाइन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या, इसके लिए हम फ़िल्टर यूज करते हैं, फ़िल्टर, जिसे फ़िल्टर यूज करते हैं जो हमें, फ़िल्टर बी इज़ द राइट आंसर। बी राइट आंसर होगा। जो स्मूथ डीसी, ये ओनली वन पार्ट को लेते हैं, मतलब ये ऑसिलेट करते हैं, ये नीचे वाले पार्ट को कट कर देता है, इसे नहीं जाने देता है, इसे फिर जाने देगा, इसे नहीं जाने देगा, इससे, तो इसलिए हमें स्मूथ वाई फ़िल्टर की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 8वें क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं अपने। दे दिया है कि टू बॉडीज ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर एंड म्यूचुअली ग्रेजुएशन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हम जैसे कि दे लिए, हमारा 2 kg की बॉडी है, 2 kg बॉडी, और एक तो ये हमारा है 4 kg बॉडी, इसका वेट है 4 kg। ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें 2 kg वेट, ये मीटर 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, और ये वाला आपका जिस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आपको एक फार्मूला पता होगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू है m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए m1 ले लेते हैं हमारा 2 kg, और v1 है v1 कितने वेलोसिटी 20 मीटर से, तो हो गया m1 v1 40, और m2 v2 हम देखिए कितना कर रहा है हमारा, तो V2 क्या कर रहा है 10 मीटर। तो मतलब ये आप देखे थे बॉडी हमारा, ये 2 kg, ये 4 kg, ये इस डायरेक्शन में,
और वेलोसिटी आपका क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो आपको पता हो गया, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में इसे पॉजिटिव ले लिए हमें, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन जो है माइनस माइनस में हमारी वेलोसिटी रहेगी। तो m2 का मास है 4, तो 40 माइनस 40 अपान मास दोनों का 2 + 4 6। ये 40 हम देख रहे हैं पहले ही जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जीरो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को इज़ द राइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा एक राइट आंसर होगा। तब हम देख रहे हैं हमारे अब आ रहे हैं 9वें क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर अबाउट ए सर्टेन एक्सिस आर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम विथ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या कह रहा है कि इसमें द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है, एक इसे मान लो स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी हमें फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस इज आर, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या कर रहा है, आर है, रेडियस ऑफ गायरेशन आर है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, इसके डिस्टेंस पहले ये मिस प्रिंट हो गया है, यदि आप कोई बुक लें तो ये दिया है बाय द वे आर, कैपिटल आर, इसका हम रेडियस ऑफ गायरेशन ले रहे हैं, जिसे पहले हम रेडियस ऑफ गायरेशन समझते हैं। व्हाट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा है क्या, तो ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन हम समझें तो कोई जैसे ये हमारा बॉडी है, ये अगर इसका ये एक्सिस हम मान लें, यदि यहाँ पर ये बॉडी है हमारी पी, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास है इसका, तो ये इसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उस बॉडी का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, वही हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। द रेडियस ऑफ गायरेशन, और एक आप फार्मूला भी पढ़े होंगे, तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, वहाँ जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड के क्या है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आप ही को अभी बताया, जो सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी होती है उसी को हम कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपका के हमें पूछा है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के निकालना है ना, तो के यहाँ पे आप निकाल लेंगे, के इक्वल टू यहाँ से √I/m होगा। यहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, आपको पता होगा द मोमेंट ऑफ सॉलिड इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू 2/5 m r² अपान m, ये m से m कैंसिल, तब 2/5 को हम करेंगे, 2/5 इसका आ जाएगा √0.4 r² बाहर आ जाएगा r, तो मतलब 0.4, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 0, इसका 0.4 r² था, r बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, बस इसी तक हम करेंगे, और नेक्स्ट फॉर 15 क्वेश्चन आपको कमेंट करिए, अगर बढ़िया लगे तो हम फिर प्रयास करेंगे बनाने का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्या है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसमें हीट न अंदर जाता है सिस्टम के न बाहर आता है एडिया, तो हम क्या थर्मोडाइनमिक के फर्स्ट लॉ हम जानते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, Q क्या होगा आपका, Q हमेशा एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए 0 होगा, तो मतलब W इक्वल टू माइनस डेल्टा U, या U इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव लगा दें, इसे हम मिटा दें, तो अब हमारा हो जाएगा, मतलब U आपका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगी, इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगी, मतलब B इज़ द राइट आंसर। तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।